हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई 2024 को 2024-25 फिस्कल ईयर का बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में। तो इस साल का यानी जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है या जो करंट फिस्कल ईयर है 2024-25 उसके बजट का हाईलाइट हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। क्या हाईलाइट्स है, क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा या क्या कुछ चेंजेस लाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बजट होता क्या है। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर डिफाइन किया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा गया है, जिसका अर्थ होता है हर साल गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और अपने रिसीट्स का स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में। तो इस साल का जो बजट है, बजट 2024-25 जिसे हम बोल सकते हैं, वो जुलाई में प्रेजेंट किया गया है क्योंकि इस साल इलेक्शन ईयर था, जिसके कारण फरवरी में बजट प्रेजेंट नहीं किया जा सका। जब 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ और नई गवर्नमेंट चुनकर आई तो उन्होंने अपना पहला बजट यहां पर रखा है। तो आज हम इस बजट के की हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस साल का जो बजट है वो विकसित भारत, जो हमारा विजन है, जो गवर्नमेंट का विजन है विकसित भारत। आपने पीएम का स्पीच सुना होगा इंडिपेंडेंस डे पर, 75वां जो इंडिपेंडेंस डे था हमारा, उस पे पीएम ने अपने स्पीच में यह बताया था कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश के रूप में देखते हैं। और ये जो पीएम का विजन था, उस विजन को प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से ही इस साल के बजट ने एक रोड मैप तैयार किया है। यानी 2024-25 का जो बजट है उसको हम विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप के रूप में देख सकते हैं। और इस साल के बजट का जो मेन फोकस है वो 4 कास्ट्स हैं। यहां पे कास्ट कहने का मतलब है, यहां पर कास्ट का अर्थ जाति से नहीं है। यहां पे कास्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, जो डिसप्रिविलेज जो सिटीजन्स हैं, है ना, जो डिसप्रिविलेज सेक्शन के जो सिटीजन हैं, जैसे कि पुअर, यूथ, विमेन एंड अन्नदाता यानी फार्मर्स, इन चारों पे इस बजट का फोकस रहा है। यानी अगर ये पूछा जाए कि 2024-25 का फोकस क्या है, तो ये 4 कास्ट को फोकस करता है। 4 कास्ट का मतलब 4 सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स, जो डिसप्रिविलेज सेक्शंस के रूप में जाने जाते हैं। फर्स्ट है पुअर, सेकेंड इज युवा, यूथ, थर्ड इज महिलाएं यानी विमेन एंड द फोर्थ वन इज अन्नदाता मीन्स फार्मर्स। इन चारों डिसप्रिविलेज सेक्शंस को फोकस में रखते हुए इस साल का बजट प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद अगर बजट का हम थीम देखें तो इस साल का बजट जो है वो इस साल के बजट का जो थीम है वो 4 पिलर पर खड़ा है। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज स्किलिंग, थर्ड इज एमएसएमई एंड फोर्थ वन इज मिडिल क्लास। तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि इंडिया में रोजगार के अवसर बढ़ाना है, और रोजगार के अवसर को बढ़ाकर हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा थीम है इस साल के बजट का वो है एम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके ही हम पॉवर्टी के विशियस सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, है ना। एंड द सेकंड जो थीम है वो है स्किलिंग।
आपको पता है कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे हाई है, बट सर्विस सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रिक्वायरमेंट है कि सर्विस सेक्टर उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है जिनके पास स्किल है ना। साथ ही साथ अगर आप स्टार्टअप का कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको यूथ को स्किल देना होगा, तभी आपका जो पॉपुलेशन का जो सेक्शन है उसको आप ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। यानी इफ यू वांट टू गेन from the demographic dividend, you have to provide a skill to the youth in order to convert the human resources into human capital। तो इसीलिए सेकेंड जो हमारा थीम है बजट का वो है स्किलिंग। थर्ड थीम इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। देखिए एमएसएमई के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, साथ ही साथ इंडिया में जो इंडस्ट्री है उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो एमएसएमई सेक्टर में है ना। तो यहां पे ये बहुत ही जरूरी है कि हम एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, है ना, और हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। साथ ही साथ जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसको हम उसका फॉर्मलाइजेशन कर सके, है ना, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, और इनफॉर्मल सेक्टर में होने के कारण हमारे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, वो एम्प्लॉयबिलिटी की डेटा अवेलेबल नहीं है जिसपे हम काम कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ठीक है, और जो पॉवर्टी का विशियस सर्कल है उसको हम ब्रेक कर सके, डिमांड क्रिएट हो सके और प्रोडक्शन बढ़े ताकि हम जीडीपी ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सके। एंड द फोर्थ पिलर इज मिडिल क्लास। व्हाई मिडिल क्लास, है ना, ये इस बार का जो थीम मिडिल क्लास पे क्यों बेस्ड है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। मिडिल क्लास कहने का अर्थ है जो अगर हम यहां पे बात करें तो इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहे हैं, यानी इनकम जो इनकम जनरेट होता है उसमें जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और मिडिल क्लास को अगर हम फोकस करते हैं, उनके पर कैपिटा इनकम अगर हम बढ़ाते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम कंजम्पशन लेवल को देखें तो सबसे ज्यादा जो डिमांड क्रिएट होता है वो मिडिल क्लास के द्वारा डिमांड क्रिएट होता है, और मिडिल क्लास को एम्पावर करके, इकोनॉमिक एम्पावर करके पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं, और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ को हम बढ़ा पाएंगे। तो ये चार जो थीम है जिसपे हमारा बजट बेस्ड है। इसके बाद बजट के अगर प्रायोरिटीज की बात करें तो कुछ प्रायोरिटीज रखा गया है इस साल के बजट में, 2024-25 के बजट में। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर एकड़ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स या क्रॉप्स, है ना, पर एकड़, यानी प्रति एकड़ हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन हो रहा उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आपको पता है कि एक मेजर इशू है इंडियन एग्रीकल्चर में कि हमारे यहां प्रोडक्टिविटी लो है। अगर हम एडवांस कंट्रीज या चाइना या यूएसए से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है ना, जैसे हमारे यहाँ जो फार्म लैंड है बहुत ही छोटे हैं, हमारे यहाँ जो फार्मर्स है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास नॉलेज नहीं है, यानी हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस रोबस्ट नहीं है, जिसके कारण, है ना, हम ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में लो है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर इशू है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी रखी गई है इस बजट में वो है प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर हम फार्मर्स के इनकम को बढ़ा सकते हैं, और फार्मर्स को इनकम को बढ़ाकर हम रूरल एरियाज में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं और रूरल इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। सेकेंड इज रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब होता है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमने हाल के वर्षों में देखा है, इस साल देखा है कि हीट वेव्स आने के कारण
सप्लाई कांस्टेंट हुआ, खासकर जो वेजिटेबल्स और कुछ ऐसे क्रॉप थे जिसमें सप्लाई कांस्टेंट के कारण उनका जो प्राइस था वो बढ़ा और जिसके कारण हमें फूड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। तो जो आगे आने वाले समय में भी क्लाइमेट चेंज होगी और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए, और इसका इफेक्ट सबसे बड़ा ज्यादा किस पे होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको बनाए रखने के लिए हमें कैसा एग्रीकल्चर चाहिए? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर चाहिए, जो क्लाइमेट के इफेक्ट को निगेट कर सके। ऐसा एग्रीकल्चर मेथड जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को निगेट कर सके, है ना, उसी को कहा जाता है रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके अप्रोच को चेंज करना है ना। अभी तक जो भी हमारा रिसर्च का अप्रोच रहा है उसको बदलना है। हमारा जो अप्रोच होना चाहिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल रिसर्च के क्षेत्र में, वो होना चाहिए टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू अचीव रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर। ये मकसद होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च का। सेकंड जो प्रायोरिटी है हमारी वो है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देना, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देकर हम जो फार्मर्स के इनकम को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ एक सप्लाई चेन, वैल्यू चेन क्रिएट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर जो सप्लाई है उसको इंश्योर कर सकता है ना। आपको पता है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो ज्यादातर फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और इसीलिए उनकी जो एक्सेस है टेक्नोलॉजी या फिर जो HYV सीड्स है वो एक्सेसिबिलिटी कम है ना। कॉस्टिंग ज्यादा होने के कारण वो टेक्नोलॉजी और HYV सीड्स का यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है ये कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो वो अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो मेथड्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका इनकम बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बजट में नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को प्रायोरिटी में रखा है ताकि ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जा सके कोऑपरेटिव सेक्टर का। नेक्स्ट प्रायोरिटी है आत्मनिर्भरता, है ना। खासकर ऑयल सीड्स में, जो ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि आपका मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, इसमें इंडिया ज्यादातर अभी दूसरे देश पे निर्भर है, दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। हम चाह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में, ऑयल सीड के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, यानी हमारा जो इंपोर्ट हो वो कम हो जाए और इसके लिए हमें स्ट्रेटजी बना के इस पे काम करना होगा, जिसमें सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम अपार्ट फ्रॉम सीरियल क्रॉप्स हम दूसरे क्रॉप्स के तरफ भी देख रहे हैं, है ना, फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, इसके लिए गवर्नमेंट को एमएसपी पॉलिसीज में भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो एमएसपी में जो क्रॉप शामिल हैं वो सीरियल्स क्रॉप्स हैं, है ना। तो ऑयल सीड और दूसरे जो कमर्शियल क्रॉप है उसको भी एमएसपी पॉलिसी में शामिल करना होगा, तो इसीलिए यहां पे प्रायोरिटी रखा गया है। थर्ड इज वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकंड स्थान रखता है आफ्टर चाइना, है ना। और वेजिटेबल प्रोडक्शन के जो सप्लाई है ना, उस सप्लाई चेन को रोबस्ट करने के लिए हमें, है ना, इस पे फोकस करना होगा, इस पे प्रायोरिटी देनी होगी और इस साल के बजट में इसे प्रायोरिटी दी गई है। और वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को रोबस्ट बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम एफपीओ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। एफपीओ क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एक साथ मिलकर, है ना, रिसोर्स को पुल कर सकते हैं और एक साथ टेक्नोलॉजी को और जो हाई क्वालिटी सीड्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर हम वेजिटेबल्स के क्षेत्र में सप्लाई चेन को रोबस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी है रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, है ना। 109 न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स। गवर्नमेंट के द्वारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और के क्षेत्र में 109 नए वेराइटीज को रिलीज किया जाएगा फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स उन नए वेराइटीज का यूज कर सके और
उसके द्वारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का अर्थ होता है कि जो भी हम इनपुट्स यूज करेंगे, चाहे वो सीड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, वो नेचुरल होना चाहिए, है ना। जैसे हम काउ डंग या फिर जो यूरिन है, काउ के यूरिन से बना हुआ पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना इस साल के बजट की प्रायोरिटी है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश करने की बात कही है अपने बजट में, है ना। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जहां पे बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स को डेवलप किया जाएगा, उस पर रिसर्च की जाएगी, है ना। नेक्स्ट प्रायोरिटी है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। श्रिम्प एक सी फूड है और श्रिम्प एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रोटीन रिच सी फूड है और उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में नाबार्ड के द्वारा फंडिंग की बात की गई है। यानी नाबार्ड श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हमने सुना है कि रूरल एरियाज में कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जहां पे आप जाकर इंटरनेट की सुविधा उठा सकते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं ऑनलाइन, है ना। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है ताकि जो फार्मर्स है खासकर रूरल एरिया में, वो गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ उठा सके। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है या जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, उसका लाभ उठा सके फार्मर्स, है ना। तो ये भी क्या होगा, इससे भी फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा और, है ना, और जो उनका जो पॉवर्टी का विशियस सर्कल है उसको वो ब्रेक कर पाएंगे और रूरल एरिया में डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण रूरल एरिया की इकोनॉमी ड्राइव होगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है इस साल के बजट का। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे अलग से पैकेज दी गई है, जिसे पीएम पैकेज का नाम दिया गया है ना। तो पीएम पैकेज में 3 जो स्कीम्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में स्टार्ट किए गए हैं, इनिशिएट किया गया है इस बजट में। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी जो भी एम्प्लॉयर होगा, जो भी इंडस्ट्री होगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो भी ईपीएफओ, है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लाभ उठा सके। और एम्प्लॉय को ये इंसेंटिव दी जाएगी कि आप ईपीएफओ में रजिस्टर करें। और इसमें 3 स्कीम है। पहले स्कीम में कोई भी नया एम्प्लॉय जो पहली बार वर्कफोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है, पहली बार एम्प्लॉयड हुआ है, उसको पहले मंथ की सैलरी मैक्सिमम अप टू 15,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में करके दी जाएगी। उसके ईपीएफओ अकाउंट में वो ट्रांसफर किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक इंसेंटिव होगा एम्प्लॉय को कि वो ईपीएफओ में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जो भी एम्प्लॉय ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो पहली बार एम्प्लॉयड हुआ है, उसको 15,000 पहले मंथ की सैलरी के रूप में उसके ईपीएफओ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये एक इंसेंटिव है ताकि आप ईपीएफओ में रजिस्टर कराएं। दूसरा जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को, है ना, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में इंसेंटिव दी जाएगी। देखिए ईपीएफओ अकाउंट क्या होता है, जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो दोनों को गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दी जाएगी। यानी दोनों के लिए एक स्कीम है कि पहले 4 साल में दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट की तरफ से वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। एंड द थर्ड स्कीम जो है, ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयर के लिए है। एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर हो, उनके अंडर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। और हर नए एम्प्लॉय के लिए, मतलब अगर एम्प्लॉय में कोई भी एक नया इंक्रीज होता है, एक नया एम्प्लॉय ऐड होता है, तो प्रत्येक एडेड एम्प्लॉय के लिए, है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफओ में, एम्प्लॉयर की जगह पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 2 साल के लिए, है ना। 3,000 पर मंथ के
रूप में गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से ईपीएफओ अकाउंट में प्रत्येक एडेड एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करेगी 2 साल के लिए। तो ये एम्प्लॉयर को ये इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही साथ ईपीएफओ को भी आप प्रमोट कीजिए, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 स्कीम लागू किया गया है, जिसे PM3 पैकेज के नाम से जाना जाता है। जो चौथा स्कीम है पीएम का, जो चौथा पैकेज स्किल से रिलेटेड है ना। जो चौथा पैकेज है पीएम का, वो स्किल से रिलेटेड है, 4th स्कीम है ना। उसमें क्या है कि विमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं इस बजट में। पहला है वर्किंग विमेन हॉस्टल्स एंड दूसरा क्रेचेज इन कोलैबोरेशन विथ द इंडस्ट्री। यानी कोई विमेन अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रही है तो उसके लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल की व्यवस्था होगी, साथ ही साथ क्रेचेज की व्यवस्था होगी, ताकि वो अगर वो मदर हैं तो अपने बच्चे को भी अपने जो वर्किंग साइट है वहां पे ले जा सके, है ना, उसकी भी देखभाल हो सके। तो ये एक फैसिलिटी है। दूसरा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक फंड बनाया जा रहा है, जिसमें 7.5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना। और ये लगभग 25,000 स्टूडेंट को हर साल ये हेल्प करेगा, है ना। ये जो प्रोग्राम है ये 25,000 स्टूडेंट को हर साल हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना है, यानी हायर डिग्री लेनी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, तब आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है ना। और साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट होगा, जो आपने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, उसमें 3% तक की छूट आपको मिल सकती है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है विकसित भारत की जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए एक प्रायोरिटी रखी गई है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पूर्वोदय, विकास भी और विरासत भी। पूर्वोदय का मतलब होता है ईस्टर्न स्टेट्स का राइज। ईस्टर्न स्टेट्स कौन है? जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां पर जो हमारी विरासत है, शैक्षणिक विरासत, एजुकेशनल जो हमारा हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए, है ना, इन क्षेत्रों में, है ना, एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे यहां से डिग्री ले इस क्षेत्र से, वो उन्हें इसी क्षेत्र में रोजगार मिले, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्षेत्र में आके एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आए। ठीक है। और इसमें एक योजना है जिसका नाम है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर से लेकर कोलकाता के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका एक नोड गया में रखा गया है। यानी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्ट्रेचेड एरिया जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप करती है ना। तो ये जो कॉरिडोर बनेगा उसका एक नोड, एक ब्रांच गया में रखेगा, जिससे बिहार के लोगों को, है ना, बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगी, है ना। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है बिहार के लिए, है ना, और दूसरे जितने भी ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए। ओके। इसके अलावा विमेन को बेनिफिट करने के लिए जो स्कीम है उसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये इतना एलोकेट किया गया है इस साल के बजट में विमेन सेंटर्ड स्कीम्स के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके तहत लगभग 63,000 जो भी ट्राइबल विलेज हैं उनको डेवलप किया जाएगा, है ना। और जो 5 करोड़ ट्राइबल पीपल हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार की जाएगी, है ना। इसके लिए एक स्कीम लाया जा रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। और इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लगभग 100 से ऊपर ब्रांचेज खोले जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम जो हमारा स्टेट है, वो डेवलपमेंट का जो मेन जो लाइन है उससे कहीं अलग है ना। यानी वहां पे अभी तक डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है, खासकर जो बैंकिंग सर्विसेज है। और इसी बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को की 100 ब्रांचेज खोली जा रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नेक्स्ट है
आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में पास हुआ था और जिसके तहत तेलंगाना का निर्माण हुआ था और उसी एक्ट के तहत कुछ फंड एलोकेट किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है 15,000 करोड़ का इस बजट में, जिसमें पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को फिनिश करने की बात कही गई है ना, और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात कही गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को राइस बॉल कहा जाता है ना, चावल का कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है, और इसीलिए फूड सिक्योरिटी की बात आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रायोरिटीज है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर देखें तो सबसे ज्यादा फोकस एमएसएमई पे किया गया है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे, क्योंकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वो एमएसएमई सेक्टर की है। तो एमएसएमई सेक्टर में क्या है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत नए नए स्टार्टअप्स को क्रेडिट दी जाएगी ताकि वो एमएसएमई सेक्टर में अपने स्टार्टअप्स को क्रिएट कर सके। न्यू असेसमेंट मॉडल रखा गया है एमएसएमई क्रेडिट के लिए, है ना, यानी क्रेडिट देने के लिए जो असेसमेंट मॉडल है उसमें भी बदलाव करने की बात हो रही है, उसको और भी ईज किया जा रहा है ताकि आसानी से क्रेडिट अवेलेबल हो। मुद्रा लोन के तहत जो 10 लाख तक की लिमिट थी एमएसएमई सेक्टर के अंदर आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं तरुण कैटेगरी के अंतर्गत, लेकिन अब वो लिमिट कितनी हो गई है 20 लाख, है ना। तरुण कैटेगरी के अंतर्गत मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख हो गई है, ये डबल कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा, जो नए स्टार्टअप्स हैं खासकर एमएसएमई सेक्टर में उनको प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा क्रेडिट सर्विस टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्टेज पीरियड, अगर कोई एमएसएमई स्टेज पीरियड में है उस समय गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट सपोर्ट उनको दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। तो दीज आर सम इनिशिएटिव इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट जो प्रायोरिटीज है वो है हमारा अर्बन डेवलपमेंट। शहरी विकास के क्षेत्र में एक बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी में अगर कोई भी प्रॉपर्टी विमेन के नाम पे है, महिलाओं के नाम पे है, तो वहां पे उन पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो कम लगेगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव है कि अगर अर्बन एरियाज में कोई भी प्रॉपर्टी अगर महिलाओं के नाम पे है तो उस पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो कम लगेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगा, है ना, जिसमें हर वीक 100 से ज्यादा हाट या फिर स्ट्रीट फूड हब्स लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फायदा मिलेगा, उनका जो लाइवलीहुड है उसमें सुधार आएगी। नेक्स्ट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। लगभग 14 जो बड़े सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या 30 लाख से ऊपर है, वैसे सिटीज में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की जाएगी। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइक मेट्रोस, बस, रेलवे, है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाएगा, ट्रांजिट डेवलपमेंट किया जाएगा लगभग 4 बड़े सिटीज में। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में आपने देखा है कि कुछ ऐसे सिटीज हैं जहां पे वाटर स्कार्सिटी का इशू आ रहा है, जैसे बेंगलोर है। तो ऐसे सिटीज में वाटर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाएगा और लगभग 100 लार्ज सिटीज में बैंकेबल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। बैंकेबल मतलब जहां से बैंक से लोन मिलेगा उन सिटीज को, है ना। नेक्स्ट है हाउसिंग नीड्स, जो प्रायोरिटी है उसमें पीएम आवास योजना, जो अर्बन जो वर्जन है पीएम आवास योजना का, उसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है ना, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर तथा मिडिल क्लास फैमिलीज को ये घर बनाकर दिया जाएगा, है ना, और जिसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख करोड़ की होगी। ओके, नेक्स्ट प्रायोरिटीज है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है। इनिशिएटिव विथ प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी, इनिशिएटिव लिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को अभी तक रोका जा रहा था, प्रमोट नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस साल के बजट में न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया जा रहा है, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, और एक ये भी पॉलिसीज है कि वैसे एनर्जी ऑडिट्स की बात हो रही है। इस साल के बजट में एनर्जी ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया है। एनर्जी ऑडिट का मतलब है प्रत्येक जितने भी इंडस्ट्री है सबका ऑडिट किया जाएगा, कितना वो एनर्जी यूज करते हैं और एनर्जी कंजम्पशन में वो कितना CO2 रिलीज करते हैं, ये ऑडिट की जाएगी। और वैसे एमएसएमईज, है ना,
वैसे स्मॉल इंडस्ट्री जो क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, क्लियर साफ, जिसमें CO2 रिलीज नहीं होता है, वैसे MSMEs को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये एक इंसेंटिव होगा स्मॉलर इंडस्ट्रीज के लिए कि वो क्लीन एनर्जी यूज करके फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त कर सके। तो ये कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं एनर्जी सेक्टर में। इसके अलावा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 1 करोड़ घरों को मुफ्त सोलर ऊर्जा प्रोवाइड की जाएगी, यानी उनके घरों पे सोलर पैनल लगाया जाएगा और उससे बिजली प्राप्त की जाएगी। और इसके लिए लगभग 1.28 करोड़ घरों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि PM गति शक्ति योजना स्टार्ट की गई थी PM के द्वारा, और उसका जो है 4th फेज स्टार्ट होने वाला है। इस बजट में वो अनाउंसमेंट हुआ है, उसका 4th फेज स्टार्ट होगा, जिसके तहत लगभग 25,000 गांवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। ऑल वेदर मतलब किसी भी वेदर में जो रोड की कनेक्टिविटी होगी वो अच्छी होगी, है ना। तो PM गति शक्ति योजना का 4th फेज स्टार्ट होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार GDP का 3.4% खर्च किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत समझिए एक बड़ा इनिशिएटिव है ना। GDP का 3.4% खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन। देखिए कोसी, इसमें स्पेशल इस बजट में कोसी मीची प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशल मेंशन किया गया है, जो बिहार का प्रोजेक्ट है ना। कोसी नदी बिहार की नदी है और मीची जो है वो महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। तो इनको लिंक करने की बात की जा रही है ताकि कोसी में जो बाढ़ आता है, जो फ्रिक्वेंसी है बाढ़ की, उसको कंट्रोल किया जा सके, यानी फ्लड मैनेजमेंट की जा सके। साथ ही साथ इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई को भी इंश्योर किया जा सके, है ना। और सिक्किम और उत्तराखंड को फ्लड मैनेजमेंट और रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए असम, सिक्किम और उत्तराखंड को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और हिमाचल प्रदेश को, जो कि पिछले साल बाढ़ की समस्या से ग्रसित था और जो हिमालयन जो सुनामी है उससे प्रभावित रहता है हिमाचल प्रदेश, उसको रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए असिस्टेंस दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सबसे बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है खासकर बिहार के लिए टूरिज्म के सेक्टर में। टूरिज्म में बताया गया है कि जो विष्णुपद मंदिर है गया का, और साथ ही साथ जो महाबोधि टेम्पल है, उसको विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल के तर्ज पे उसको कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, है ना, टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, है ना। तो विष्णुपद मंदिर और महाबोधि टेम्पल का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर है ना। साथ ही साथ राजगीर को, जो कि 3 धर्मों का एक समागम है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तो राजगीर को एक राजगीर का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ नालंदा को एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। और हाल ही में आपने सुना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था PM के द्वारा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। नालंदा एजुकेशन का हब रह चुका है, एजुकेशन के क्षेत्र में लीडर रह चुका है ना, प्राचीन एंशिएंट इंडिया में। तो इसको फिर से उस तरह से उस लेवल पे डेवलप करने की बात हो रही है। इसके अलावा उड़ीसा, है ना, बिहार के अलावा उड़ीसा को भी डेवलप करने की बात की जा रही है टूरिज्म सेक्टर में। वहां भी जो भी नेचुरल टेम्पल्स, ब्यूटी या माउंटेन्स, क्राफ्ट सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेशन में जो ये है वो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको ऑपरेशनलाइज करने की बात की जा रही है, उसको यूज करने की बात की जा रही है ना। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन जो है उसको भी प्रमोट करने की बात हो रही है। और स्पेस इकोनॉमी के लिए, स्पेस इकोनॉमी मतलब होता है कि स्पेस के क्षेत्र में इनोवेशन करके, रिसर्च करके पैसा कमाना, है ना। तो स्पेस इकोनॉमी का मतलब है कि हम स्पेस के क्षेत्र में ऐसा इनोवेशन करें कि दूसरे देश भी हमसे सर्विस लेने आए, है ना। दूसरे देशों का जो सैटेलाइट है उसको भी हम लॉन्च कर पाए, तो उसको कहते हैं स्पेस इकोनॉमी। तो स्पेस इकोनॉमी के क्षेत्र में एक वेंचर कैपिटल फंड तैयार किया गया है, 1000 करोड़ का किया जाएगा, है ना। एक वेंचर कैपिटल क्या होता है? जब नए स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं तो उनको जो
उनको जो फंडिंग होती है ना, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको वेंचर कैपिटल कहा जाता है। तो स्पेस इकोनॉमी के क्षेत्र में वेंचर कैपिटल 1000 करोड़ का बनाया जाएगा ताकि स्पेस इकोनॉमी में नए स्टार्टअप्स आ सके। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, रूरल एंड अर्बन एंड रिलेटेड एक्शन। तो ये सारी, इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव ली गई है जो पहले भी लिया जा चुका है ना, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है, यहां पे हमने देखा कि इस बजट का कई सारा प्रायोरिटी था। यहां पे कुछ हम की जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल 2024, फाइनेंशियल फिस्कल ईयर 2024 का मतलब है फिस्कल ईयर 2023-24, इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई है और उसका एक मात्र कारण है इंपोर्ट ज्यादा होना, है ना, इंपोर्ट में बढ़ोतरी होना। अगर हम यहां पे अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इसमें एक पॉजिटिव न्यूज है कि फिस्कल डेफिसिट जो है इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में यानी 23-24 में 5.6% रहा है और वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं 9.2 से 6.7, 6.4, यानी अगर हम पोस्ट कोविड एरा की बात करें तो हर साल जो फिस्कल डेफिसिट है वो डिक्रीज हो रहा है ना, यानी हम फिस्कल कंसोलिडेशन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर ग्राफ की बात करें जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इन्फ्लेशन, है ना। तो इस साल जो इन्फ्लेशन जो हमने जो कंट्रोल किया है, जो इस साल का इन्फ्लेशन रहा है, जो हेड ऑन इन्फ्लेशन है वो है 5.4%, है ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा इस साल 5.4% है जो पिछले साल की अपेक्षा कम है ना, और ये हमारे रोबस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट अगर टैक्स प्रपोजल की बात करें तो हमने टैक्स के क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि टैक्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। जो पहला है वो है रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी इनकम टैक्स में बहुत सारे कुछ बदलाव किए हैं और जिसके लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट करना पड़ा है। दूसरा, हमने टीडीएस और चैरिटीज के क्षेत्र में जो टैक्स लगता है उसको सिंप्लीफाई किया है। लिटिगेशन और अपील को भी सिंप्लीफाई किया है ना। डीपनिंग द टैक्स बेस, हमने टैक्स बेस बढ़ाया है। टैक्स बेस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए और इसके लिए हमने क्या किया है, टैक्स रेट को कम किया है ताकि टैक्स इवेजन कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो सिटीजन है वो टैक्स पे करें। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग टैक्स बेस। सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी अगर देखें तो कस्टम ड्यूटी में चेंज हुआ है ना, इसमें बहुत सारे कस्टम ड्यूटी में बदलाव किए गए हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है वो है एसटीटी में, है ना, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना। एफएनओ पे अगर देखें यानी ऑप्शन चेन की बात करें तो वहां पे एसटीटी को 0.01% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है, जो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है ना। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, जब हम किसी सिक्योरिटीज को जब हम सेल करते हैं या बाई करते हैं तो वो उस पे वो टैक्स लगता है जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है और इस साल एफएनओ पे उसको बढ़ाकर 0.02% कर दिया है। और इसके पीछे निर्मला सीतारमण ने ये बताया है कि भारत सरकार चाहती है कि जो हमारे सिटीजन हैं वो एफएनओ में ट्रेड ना करें क्योंकि वो रिस्की है। मतलब ट्रेड में डिस्करेज करने के लिए, ट्रेड ना करें इसके लिए डिस्करेज करने के लिए ये इंक्रीमेंट की गई है, ऐसा सरकार का कहना है। क्योंकि वो जो एफएनओ है ना, वो काफी रिस्की माना जाता है सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो। नेक्स्ट है यहां पे एक और बदलाव हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ऊपर, 1 साल के बाद अगर आप किसी कैपिटल को बेचते हैं, कैपिटल को बेचने पर सेल करने पे जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, गेन होने पे जो टैक्स लगता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है 1 साल के बाद अगर किसी कैपिटल को आप बेच रहे हैं वहां पे जो आपको गेन होगा उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पे जो टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है जो कि 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है ना। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट था वो 20% था पहले, उसको भी घटाकर 12% कर दिया गया। यानी शॉर्ट टर्म गेन टैक्स था जो पहले 10% था उसको 12.5% कर दिया गया और लॉन्ग टर्म जो गेन टैक्स था उसको भी 12.5% कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा एंजल टैक्स क्या होता है,
जब आप एक नया स्टार्टअप करते हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो फर्स्ट टाइम जो स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं उनको, तो उसको कहा जाता है एंजल इन्वेस्टमेंट, और उस पे जो टैक्स लगता है उसको कहा जाता है एंजल टैक्स। तो इस साल के बजट में एंजल टैक्स को एबोलिश कर दिया गया है ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, है ना। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक क्रूज हैं, जो ऑपरेट करते हैं डोमेस्टिक क्रूज, यानी जो शिप होता है क्रूज, है ना, जो पैसेंजर शिप होता है, उन पे जो टैक्स रिजाइम है उसको भी सिंपल किया गया है। साथ ही साथ जो फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं, जो भारत को रॉ डायमंड सप्लाई करते हैं, आपको पता है कि इंडिया जो है वो रॉ डायमंड इंपोर्ट करता है और उसको पॉलिश करके उसको एक्सपोर्ट करता है। तो जो वैसे फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं जो इंडिया को रॉ डायमंड सेल करते हैं, उनके लिए सेफ हार्बर रेट्स डिसाइड की गई है इस बजट में, है ना, सेफ हार्बर रेट डिसाइड की गई है। साथ ही साथ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, है ना। सिंप्लीफाई जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। यानी पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट थी वो थी 50,000 जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके लिए, उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। यानी 75,000 पर इनम जो आप पर मंथ जो आपकी सैलरी है उस पे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं और टैक्स में एग्जेम्पशन प्राप्त कर सकते हैं। फैमिली पेंशन में भी जो डिडक्शन की लिमिट थी उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। अब यहां पे हम जो हमारा लास्ट स्लैब है उसमें हम देखेंगे कि जो टैक्स है वो कहां से आ रहा है, और मतलब गवर्नमेंट को जो इनकम है वो कहां से जनरेट होता है और कहां पे गवर्नमेंट का खर्च होता है। तो इसमें जो रुपीज कम्स फ्रॉम, सबसे जो बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट के इनकम का वो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। यानी गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्स आते हैं, जो रिसीट्स आता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है बोरोइंग, है ना। चाहे वो फॉरेन से बोरोइंग करे, है ना, कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रूप में, या फिर डोमेस्टिक मार्केट मनी मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट से बोरो करे। तो 27% बोरोइंग से पैसा आता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है इनकम टैक्स। 19% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो इनकम टैक्स से प्राप्त होता है। उसके बाद है 18% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, 17% कॉर्पोरेट टैक्स से, है ना, 9% नॉन टैक्स रिसीप्ट। नॉन टैक्स रिसीप्ट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने जो भी शेयर खरीदा हुआ है या जहां भी इन्वेस्ट किया हो उस पे जो प्रॉफिट आ रहा है या जो डिविडेंड्स आ रहा है वो नॉन टैक्स रिसीप्ट का पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट को 5% रिसीट्स प्राप्त होते हैं, और लास्ट में 4% कस्टम ड्यूटी और 1% नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट अगर कोई कैपिटल यानी कोई अपना एसेट्स बेचती है तो उस पे जो इनकम हो रहा है, उस पे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो उसका शेयर कितना है, 1% ओनली। पैसा जाता कहां है, यानी इस साल के बजट में जो एस्टिमेशन की गई है एक्सपेंडिचर की, उसमें जो सबसे बड़ा सोर्स है खर्च का वो है, जो एस्टिमेट किया गया है वो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें स्टेट का शेयर होता है, जो कि फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे डिसाइड करती है। अभी 41% शेयर है उसका। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसमें 41% किसको चला जाता है, स्टेट्स को चला जाता है। और अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में वो देखें तो वो उसका हिस्सा कितना है, 21%, सबसे बड़ा हिस्सा उसी का है। उसके बाद जो खर्च का हिस्सा है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग करती है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है वो रेवेन्यू अकाउंट से करती है, और उसका हिस्सा कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट का 19%। उसके बाद जो मेजर एक्सपेंडिचर का जो सोर्स है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए स्कीम 3 तरह के होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड स्टेट स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है वो 2 तरह से खर्च करती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च करती है, दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च करती है। दोनों में अंतर यह है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और इंप्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट और सेंटर दोनों शेयर करता है खर्च को, और इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% खर्च करती है, मतलब इस बजट में जो एस्टिमेट किया गया है 16% खर्च, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन एंड अदर जो ट्रांसफर होता है, कुछ
ग्रांट्स होते हैं जिसको ट्रांसफर कहा जाता है, उसमें 9% है, स्टेट्स को कुछ ग्रांट दिया जाता है ना। अदर एक्सपेंडिचर 9% है और पेंशन में 4% है। इसके अलावा सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, डिफरेंट सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी या डिफरेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसमें 6% और डिफेंस में 8%। तो ये सारा खर्च का लेखा जोखा है। इस साल के अगर बजट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बजट एलोकेशन हुआ है वो है डिफेंस सेक्टर के लिए 4,54,773 करोड़। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, होम अफेयर्स, एजुकेशन, आईटी एंड टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहां पे अगर देखें तो हेल्थ और एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर है वो अभी भी काफी कम है इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्रीज आगे हैं उनसे तुलना करें तो भारत का जो खर्च है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में वो काफी कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बजट of 2024-25. Thank you.